इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया और संतु भैया की राम राम। राम। और रजनीश भैया आज कौन सा दिन है? भैया आज महीने का अंतिम शनिवार है। अरे वाह, और अंतिम शनिवार को कौन सा कार्यक्रम होता है अपना? आकाशवाणी गांव में। आज कौन से ग्राम चलना है अपने को? भैया आज हम जा रहे हैं ग्राम बींजावाड़ा। बींजावाड़ा, अच्छा ये कपूरदा के आगे पड़ता है? कपूरदा के आगे पड़ता है भैया। और यहाँ से कितनी दूरी है इसकी? इसकी कम से कम 55 से 60 किलोमीटर है भाई। तो भैया चलो चलते हैं वहाँ पर। कपूरदा माता के रास्ते में दर्शन भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। और देखो रास्ते में दर्शन तो करेंगे, आगे और भी अपनी बातें जो अपन करते चलेंगे, अपने किसानों से मिलेंगे। तो अब गाड़ी आपकी कर लो तैयार। ठीक है भैया, मैं गाड़ी तैयार कर रहा हूँ, आप जरा अच्छे से पकड़ के बैठना पीछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चलें। बिल्कुल चलते हैं ग्राम बींजावाड़ा। रजनीश भैया। हाँ संतु भैया। देखिए हम पहुंच चुके हैं ग्राम बींजावाड़ा। और यहाँ पे देखो सामुदायिक भवन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सामने? भैया दिख रहा है सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत बींजावाड़ा। तो चलिए अब ग्राम का भ्रमण करना हमें। जितने भी हमें किसान मिलेंगे सब उनसे बात करेंगे और गांव के विषय में बात करेंगे। हम सरपंच सचिव से मिलेंगे। और वैसे रजनीश भैया यहाँ के किसान जो मैंने सुना हूँ ना, बहुत लगनशील है, मेहनती है और बहुत बढ़िया से अच्छे सुंदर तरीके से खेती करते हैं। बिल्कुल। अभी देखो चल रहे हैं अपन, तो ये देखिए सामने जो खेत दिख रहा है मुझे भैया बड़े अप टू डेट दिख रहे हैं। चलें इनसे बात कर लें क्या? चलिए भैया बिल्कुल से बात करते हैं। चलो चलते हैं। भैया राम राम। राम राम भैया। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राम तिवारी है और मैं ग्राम बीजावाड़ा का रहने वाला हूँ। बिल्कुल, हम ग्राम बीजावाड़ा ही में आपके यहाँ पे हैं। ये खेती जो हम देख रहे हैं आपकी है? जी जी। कितने एकड़ है? हमारे 30 एकड़ जमीन है। 30 एकड़ आपके पास खेती है। कौन कौन सी फसल 12 महीने चलती है आपके? देखिए जी, हमारे यहाँ अब जैसे गर्मी के बाद जो प्रथम फसल आती है उसमें मक्का मुख्यतः बोया जाता है। उसके बाद हम सोयाबीन भी बोते हैं। कुछ जगह पे धान भी लगाना चालू किए हैं 2-3 सालों से। कुछ मक्का, कुछ सोयाबीन, ऐसी बोनी हमारे गाँव में होती है। गेहूँ हम बोते हैं रबी की फसल में। उसके बाद मूंग भी बोते हैं। मूंग गर्मी की फसल होती है हमारी, जायद की फसल जिसे कहते हैं। जायद की फसल में मूंग भी बोते हैं। कैसा रहा इस बार उत्पादन आपके फसलों का? इस वर्ष उत्पादन थोड़ा वीक है मूंग का, लेकिन गेहूं का ठीक ठाक रहा। अभी जायद में हम कदम रखे, जायद एंडिंग में चल रहा है। अब खरीफ का जो मौसम आएगा बारिश का, उसमें फसल कौन सी लेने वाले हैं आप? बारिश की फसल हम लेने वाले हैं सोयाबीन मुख्यतः बोया जाएगा, क्योंकि हमारा मक्का कुछ सालों से पैदावार उत्पादन कम हुआ है। तो इसलिए हम अब सोयाबीन बोने की तैयारी में है और इसके बाद धान भी बोएंगे थोड़े कुछ खेत में। तो भैया पूरे 30 एकड़ में क्या क्या लगाएंगे आप खरीफ में? खरीफ में भैया अभी जैसे 10 एकड़ में हम करीब मक्का लगाएंगे, 15 एकड़ में सोयाबीन और उसके बाद जो बची जगह रहेगी उसमें धान बोएंगे। और राम भैया आप और कुछ बताना चाहते हैं यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में? जी, हमारा गांव शुरू से जो है बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का गांव रहा। पहले हमारे पिताजी यहाँ पे पढ़ लिख के आए, उसके बाद जब राजनीति में इंक्लूड हुए तो पहली बार वो यहाँ जनपद से चुन के गए और जनपद उपाध्यक्ष रहे। माँ जो हमारी है वो जब पहली बार पंचायती राज की स्थापना हुई तो प्रथम बार में वो जिला पंचायत अध्यक्ष छिंदवाड़ा की यहाँ से चुनी गई। अच्छा। जिला पंचायत अध्यक्ष जी क्या नाम से हैं? श्रीमती किरण तिवारी। अच्छा। उनका नाम, और जो बिल्डिंग है आज भी वहाँ पे जो पत्थर है उसमें उनका नाम डला हुआ है। अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, धन्यवाद। चलिए एक और खेत में हम चलते हैं। भैया राम राम। अरे जयराम जी की जयराम जी। क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा दीपक किशोर तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी से। आज हम आप ही के ग्राम में आए हैं और ये कार्यक्रम जो है हमारा आकाशवाणी में प्रस्तुत होने वाला है। खेती बाड़ी ये आपकी है? जी जी। कितने एकड़ है खेती?
60 एकड़ 60 एकड़ है जी। क्या बात है। देखो भैया यार रकबे सबके पास काफी बड़े क्षेत्र में है खेती के। अभी जो पहले भैया मिले थे उनकी 30 एकड़ है, इनकी 60 एकड़ है। तो मतलब काफी अच्छे रकबा यहाँ पर खेती बाड़ी का है। मतलब जो कृषि भूमि है उसका काफी विस्तार है यहाँ विस्तार है यहाँ पे। कौन कौन सी फसल जो है अपन ले पाते हैं साल भर में? रबी में गेहूं और सरसों की फसल लेते हैं हम हमारे यहाँ पर। गर्मी में मूंग उड़दा। खरीफ का मौसम बन रहा है, बारिश होने वाली 15 जून के बाद मानसून आ जाता है, तो इसमें क्या तैयारी आप? इसमें अभी हमने खेत की बखरानी अखरानी करके जुताई उताई करके पेटा मार के उसको समतल करके और बस बोने की तैयारी में है कि मानसून मेहरबान हो तो हम मतलब हमारा कृषि कार्य आगे बढ़ाएं। अक्सर करके देखा जाता है जो आदान सामग्रियां होती है जिसे हम एकत्रित करते हैं अपनी फसल के लिए, वो पहले से लोग तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आगे फिर नहीं मिली कुछ खाद मिल रही नहीं मिल रही है, ऐसे बहुत जगह सुनने में आता है। तो आदान सामग्री जो है वो आपने एकत्रित कर ली है क्या? हाँ, वो सब कर लिए। अभी सरकारी व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है जी। यानी फर्टिलाइजर अपन स्लॉट बुक करके और वो मिल जाता है। तो प्राय जो भी किसान है और जिनकी जमीन है तो उन्होंने स्लॉट बुक करके, और अधिकांश किसानों ने ले आए हैं, और जो नहीं ला पाए हैं वो भी अभी बोनी के पहले यानी 15 जून के पहले सब एकत्रित हो जाएगी। सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है हाँ। उसके कारण आदान सामग्रियों की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं जाए। नहीं, उसमें भ्रष्टाचार पे लगाम मिली है। दूसरी चीज अतिरिक्त रेट लेकर के, अधिक रेट लेकर के किसानों को जो शोषण किया जाता था उससे भी मुक्ति मिली है। आप तो प्रगतिशील कृषक हैं, बड़ी खेती है। जो किसान हमारे छोटे किसान हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़, वो अपनी खेती में अधिक उत्पादन कैसे ले लें? क्या बताएंगे आप उनको, क्या कहना चाहेंगे? वैज्ञानिकों में अभी टेलीविजन देख रहा था तो उसमें उन्होंने किसान को सजेस्ट किया है कि हम आगामी समय में यानी कम उम्र की फसल बोएं ताकि मतलब उसका प्रभाव से हम वंचित रह सकें और हमको उसका नुकसान न उठाना पड़े। चलिए दीपक भैया, आपने बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी जानकारी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है। बिल्कुल भैया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर अल नीनो का असर आता है तो कम अवधि की फसलें बोएं ताकि जल्दी बोएं और जल्दी प्राप्त कर लें। चलिए, आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हमारी राम राम। बहुत बहुत जय राम जी की, जय राम जी की। रजनीश भैया। हाँ संतु भैया, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितने सारे पशु बंधे हुए हैं, और ये पशु बंधे हुए हैं तो चलिए भाई, पशुपालन भी तो कृषि का एक अंग होता है। बिल्कुल भैया, चोली दामन का साथ है। कृषि और पशुपालन का एक दूसरे के साथ ही है। तो ये भैया चले अपन घर में पशुपालन का भी काम है, तो पहले अपन से बात कर लेते हैं। भैया राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? गिरजानंदन सनोडिया। गिरजानंद भैया, जो हम पशु देख रहे हैं ये आप ही के हैं? जी। किस प्रकार देख रेख करते हैं आप इनकी? अभी गर्मी का मौसम चला, गर्मियों में विशेष तौर पे पशुओं पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बार बार पानी की आवश्यकता जैसे मनुष्य को होती है वैसे ही पशुओं को भी होती है। तो हम कम से कम 4 से 5 बार उनको पानी की व्यवस्था करते हैं। इन दिनों पे जो हरा चारा है वो नहीं मिलता है, तो हमने खेतों में क्या काम करके रखे हैं, कुछ बरसी कुछ चरी, बहुत भर्रू जिसको हमारे इधर घास होती है, वो हमने जो मूंग में है उसको भी हमने नाश नहीं किया, मतलब दवाई सींच के, बल्कि उसको भी लगे रहती है। हम उसको लेके आते हैं और बाकायदा काटते हैं, उस पर उतनी ही मात्रा में भूसा और आटा मिलाते हैं ताकि हम गर्मी में बाहर ना ले जाए। साथ में हम ये काम करते हैं कि उनको छायादार जगह में बांधें। इस प्रकार से हम उनको प्रयास करते हैं अपने टाइप का रखने का, ताकि उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप गौशालाओं में एक गाय पे 40 रुपए का अनुदान दे रहे हैं, ऐसे ही व्यवस्था यदि आप कर दे कि प्रत्येक घर में जिन पशुपालकों के पास गाय है, बछड़े हैं, उन पे भी यदि आप व्यक्तिगत तौर पे दे दे तो और भी अच्छा रहेगा। लोग पशुओं को नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा निवेदन है गवर्नमेंट। तो चलिए, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए इतनी अच्छी बातें कही है, आपका संदेश भी ये पहुंच रहा है। आपको हमारी राम राम। जी, आपको भी, पूरी टीम को आपको बहुत बहुत राम राम। चलिए, हम आगे चल रहे हैं और एक खेत में और चल रहे हैं और फिर बात करेंगे यहाँ पे हमारे किसान भाई से, ठीक है? भैया जी राम राम। जय श्री राम। क्या नाम है भैया आपका? अशोक साहू। अशोक साहू जी, ये आप ही का खेत है? जी। कितने एकड़ खेती है आपके पास? में 35 एकड़। 35 एकड़ जी। इस 35 एकड़ खेती में पूरी जमीन खेती लायक? जी, पूरी खेती लायक है। उपजाऊ जमीन। तो कौन कौन सी फसल आप लेते हैं? 20 एकड़ में गन्ना लेता हूँ, बचा जो 15 एकड़ है उसमें अभी मक्का और बाद में गेहूँ। जब आप गन्ने की फसल लेते हैं तो गन्ने की फसल थोड़ा सा लंबे समय की रहती है जी। तो उसकी कैसे तैयारी करते हैं आप खेती की? पहले तो प्लाव करना पड़ता है, फिर कल्टीवेटर, फिर प्लेन करके, फिर घार
बगीचे फिर खाद डालते हैं, खाद डाल के फिर बीज उपचार करके रोटरी से प्लान करके और उसके बाद सीड ड्रिल से बीच में गेहूं भी बो देते हैं। तो उसमें क्या है, डबल फसल मिल जाती है, गन्ने की भी मिल जाती है और गेहूं की भी मिल जाती है। तो जो गन्ने में जो लागत रहती है तो उसका एवज में गेहूं का फसल मिल जाती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। भैया साल भर की फसल होती है हमारा जो गन्ना होता है, हमारे किसान भाई को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई उनको जो साल भर की जो फसल है वो उसमें अच्छा उत्पादन मिले, तो रख रखाव को लेकर क्या उपयोगी बात आप हमारे किसान भाइयों से कहना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पर? गन्ने की फसल 100% परफेक्ट फसल। गन्ने की फसल ऐसी है कि जैसे सोच लो कि बीमा, जैसे बीमा में मिलना ही है, ऐसी गन्ने की फसल में मिलना ही मिलना है। फसल गिर भी जाएगी तो पैदा होगा, आग भी लग जाएगी तो पैदा होगा, जो तुषार पड़ता है ठंड के समय में उसमें भी पड़ जाएगा तो पैदा होगा, तह थोड़ा 19-20 होगा लेकिन पैदा होगा। तो गन्ने की फसल 100% परफेक्ट फसल है। अभी गन्ने की रेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, गुड़ के रेट भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। गुड़ बनाने से तो बहुत फायदा ही फायदा है। आपके यहाँ भी गुड़ आप तैयार करते हैं? जी, मेरे पास खुद गुड़ की भट्टी है और मैं खुद गुड़ बनाता हूँ। क्या बात है। ये तो एक बात और आई कि भाई गन्ने की यदि फसल ले रहे हैं तो गुड़ भी ये खुद ही उत्पादन कर, मतलब घाना भी इन्होंने लगाया है। क्या बात। तो गुड़ से ज्यादा आमदनी होती है कि गन्ने बेचने से ज्यादा आमदनी? गुड़ में बहुत आमदनी है जी। तो आपका ये संदेश जा रहा है कि जो गन्ना लगाते हैं, गन्ना फसल लेते हैं, उन्हें कहानी भी करना चाहिए। बिल्कुल, तो उससे उन्हें जो उत्पादन का जो है डबल मुनाफा उनको होगा इससे। चलिए, बहुत अच्छी बात अशोक भैया आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कही है। अब हम आपसे विदा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये आगे आंगनवाड़ी भी दिख रही है हमें, तो क्यों ना हम वहाँ चल के उनसे भी दीदी से बात करेंगे। आपसे हम विदा ले रहे हैं, आपको हमारी राम राम जी। जय श्री राम। रजनीश भैया। हाँ संतु भैया। चलो देखो, आंगनबाड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही? आंगनवाड़ी नजर आ रही है भैया, बड़ी भरपूर नजर आ रही, बच्चे भी अच्छे, बिल्कुल जैसे बगिया में फूल होते हैं। आजकल हमने देखा है वैसे कि आंगनबाड़ियों को बहुत सजा के रखती हैं हमारी जो दीदी होती हैं यहाँ पे। नई नई योजनाएं आ रही हैं, आंगनबाड़ी को भी बहुत समृद्ध किया जा रहा है ताकि हमारे जो ग्रामीण है, खास करके जो बच्चे हैं, बालक हैं या बालिकाएं हैं, इसका भरपूर लाभ ले सकें। तो चलें दीदी, राम राम। नमस्ते सर। दीदी एक बात बताइए, आंगनबाड़ी जो हम देख रहे हैं, ये आप यहीं पे कार्य करते हैं? जी सर। तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? जी सर। कितने सालों से हैं? सर हमारे 20-25 साल हो गए सर। 25 साल हो गए। रजनीश भैया, 25 साल का अनुभव है दीदी को? काफी लंबा अनुभव इनको रहा है। ये जानना चाहेंगे कितने बच्चे बच्ची इनके आंगनवाड़ी में आते हैं? जी सर, मेरे यहाँ 22 बच्चे हैं टोटल सर। 22 बच्चे? जी सर। कितने साल तक के अपने आंगनबाड़ी में बच्चे हैं? 3 से 6 के आते हैं आंगनवाड़ी में, बाकी 0 से 5 साल के 104 बच्चे हैं। कौन कौन सी योजना जो है बच्चों के लिए यहाँ पे चलाई जा रही है और बहनों के लिए? गर्भवती के लिए PMBY का लाभ लेती हैं। कितना मिलता है उसमें? उसमें जैसे कि फर्स्ट किस्त में उनको 3000 मिलता है, सेकंड किस्त में 3000, ऐसा टोटल 6000 मिलता है। बच्चों के लिए क्या योजना अभी चल रही है? जैसे पोषण आहार की हुआ, तो पोषण क्या बच्चों को यहाँ पे आप मिलता है? बढ़िया। हाँ, बच्चों को सुबह 9, साढ़े 9, 10 के अंदर नाश्ता मिलता है, फिर 12:30, 1 के अंदर उनको भोजन मिलता है। और यहाँ सालापुर में शिक्षा देते हैं हम, रोज उनके वीडियो आते हैं, सारी जानकारी देते हैं, पढ़ाते लिखाते, खेल खिलाते, बॉल खिलाते हैं। जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा में खेल खेल के माध्यम से उनको बच्चों को सिखाया जाता है कि ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, या ये अनार का है, सारी जानकारी देते हैं अनौपचारिक तरीके। अच्छा, गीतों के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है? कहानी सुनाते हैं, मतलब बैठ के सारी योजनाओं का उनको जानकारी देते हैं। पहले जो हम बच्चों को स्कूल पहुँचाया करते थे, पहले से ही मतलब डाल दिया कर, नर्सरी डाल दिया करते थे, पर आज आंगनबाड़ी भी नर्सरी हो चुकी है। आंगनवाड़ी नर्सरी हो चुकी है, उनका पोषण का ध्यान यहाँ रखा जाता है। खेल खेल में उनको गिनती और आपकी वर्णमाला हो गई, अंग्रेजी के भी जो स्पेलिंग उनका अभ्यास कराया जाता है, तो काफी कुछ बच्चे का जो आधार तैयार हो जाता है। बिल्कुल आधार तैयार हो जाता है। और आंगनवाड़ी ही जो ऐसी है, ज्ञानवर्धक है, जो यहाँ से बच्चा यदि यहाँ आए तो यहाँ से वो नर्सरी के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा के बाद औपचारिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती है। बिल्कुल, और शुरुआती जो पोषण है उसका भी ध्यान रखा जाता है, किशोरी बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए भी। सरकार का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छी योजना है, जिसका लाभ मुझे लगता है कि हर बालक बालिका को लेना चाहिए और इसके लिए उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार टीकाकरण होता है आपके आंगनवाड़ी केंद्र में? टीकाकरण के दिन सारी गर्भवती महिलाओं को बुलाते हैं, धात्री वाले, बच्चे वाले, सारी महिलाओं को बुलाते हैं जो टीका लगने। और हम देखते चले आ रहे हैं दीदी, आंगनबाड़ी में सप्ताह भर बच्चों को पोषण दिया जाता है, अलग अलग उनके लिए आहार बनाया जाता है, तो क्या ऐसा होता है केंद्र में? हाँ, 7 दिन का 7 प्रकार का
मेनू है। चलिए, आप ऐसे ही सेवा करते रहिए बच्चों की, आगे उनको पढ़ाते रहिएगा, खेल खेल के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा भी दीजिए, औपचारिक भी दीजिए। आपने जो समय दिया है हमारे आकाशवाणी परिवार को और अच्छी अच्छी बातें कही, इसके लिए हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी राम राम। धन्यवाद सर। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। रजनीश भैया। हाँ संतु भैया। अब एक बात ऐसी आ रही है कि मैंने यहाँ पे सुना हूँ कि बहुत अच्छी जो धार्मिक शिक्षाएं भी दी जाती है, सामाजिक शिक्षाएं भी दी जाती है, अच्छे मंदिर भी हैं यहाँ पर, प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। तो मैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में कुछ हमारे ऐसे विद्वान मिल जाए या बुजुर्ग मिल जाए, उनसे बातचीत कर लें। तो भैया बहुत ही अच्छा अवसर है। जिस हनुमान मंदिर में हम पहुँचे हैं, वहाँ पर एक पुजारी है, वो हमें यहाँ दिख रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। चलिए। जय सिया राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपको हमारी राम राम। राम राम। हम लोग आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आए हैं और आप ही के ग्राम बीजाबाड़ा में हम भ्रमण कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों से मिल रहे हैं, आंगनबाड़ी भी गए थे हम। हमें ऐसा लगा कि यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में किसी बुजुर्ग से बात करेंगे। आप ही मिल गए तो आपके हम प्रणाम करते हैं आपको। आप यहीं पे रहते हैं? पर मूल स्थान मेरा जन्म स्थान है। यहीं पर किनारे भी 2 किलोमीटर केदारपुर खुर्द है, वहाँ पर मैं प्रधान पाठक हूँ। अच्छा, प्रधान पाठक हैं आप? क्या बात है, क्या बात। देखिए भाई, विद्वान तो मिल ही गया। बिल्कुल बिल्कुल, दोहरी भूमिका में है। ये मंदिर का भी संभाल रहे हैं, हाँ, एक पुजारी की तरह, और साथ ही में ये प्रधान पाठक। यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में बताइए। कोई दार्शनिक स्थल यहाँ के हैं या यहाँ मेले लगते हैं? यहाँ कैसी प्रसिद्धि है पूरे गांव में? पूरे मध्य प्रदेश का हम आपको बताएं कि जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो मेरे गुरु जी हैं, जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की है, उनके आशीर्वाद से यहाँ सुदर्शन चक्र मंदिर बना हुआ है। अच्छा। पूरे क्षेत्र नहीं बल्कि अपितु मध्य प्रदेश का अनोखा स्थान है बीजावाड़ा, जहाँ पर सुदर्शन मंदिर है। भगवान चक्र श्री विष्णु जी का सुदर्शन चक्र धाम पहला है। ये मध्य प्रदेश नहीं अपितु बल्कि पूरे 4-5 हमारे जो प्रदेश हैं, यदि अभी आप सुनेंगे, उत्तर भारत का प्रथम सुदर्शन मंदिर पूरे भक्त जनों के सहयोग से यहाँ पर बना हुआ है। वर्तमान में सुदर्शन धाम के नाम से बीजावाड़ा प्रसिद्ध है। पूर्व में भी इसका एक बड़ा इतिहास है। यहाँ पर गढ़ी थी, यहाँ पर राजाओं की गढ़ी रही है। यानी ये कह दें कि हम बहुत पुरानी 1400 ईस्वी की गणेश प्रतिमा चतुर्मुखी यहाँ पर है। और जहाँ पर भी आप देखेंगे एक अद्भुत एक गढ़ी से, यहाँ पर एक बहुत भारी किला भी है। जब आप यहाँ चौरई रोड पर जाएंगे, यहाँ की किला नुमा एक गढ़ी है, एक बावली भी है, जो कम से कम 1,000 साल पुरानी है। अच्छा। और जहाँ भी ये मतलब खुदाई होती है तो ऐतिहासिक पुरातत्व की बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां, खंडित मूर्तियां, चूंकि ऐसा लगता मुगल काल में ये बहुत बड़ा गढ़ था, जहाँ पर हमलावरों ने यहाँ पर लूटपाट भी की होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है खंडित प्रतिमाओं को देख करके। इसलिए हमारा यहाँ का एक बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ माने पहलवानों का गाँव भी है। अच्छा। यहाँ पर राजा बाबू पहलवान हुए। अच्छा। इसके पहले राजा बाबू के पहले भी पहलवानों का गढ़ है। पंडित सखाराम तिवारी, जिनको पहलवान कहते थे, वो भी यहाँ पर हैं। मेरे वो पराजा हैं, उनके नाम से पहलवानों का गांव भी कहा गया है। जहाँ भी जाते हैं बीजावाड़ा के पहलवान पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। पंडित सखाराम पहलवान से लेके राजा बाबू पहलवान, सच्चिदानंद तिवारी जी, कृष्ण बिहारी तिवारी जी, अवध बिहारी, मतलब ऐसे जो लोग, मतलब ऐसी प्रसिद्धि है जिन्होंने पहलवानी के बल पर इस बीजावाड़ा को थामे रखा। ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति ने हमारे बीजावाड़ा
पर केवल बीजावाड़ा का ध्वज कभी झुका नहीं, और बजरंग बली की इतनी बड़ी कृपा है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं बीज बाजार पे, हनुमान जी यहाँ के रक्षक हैं, और यहाँ नगबेड़नी माता की एक प्रसिद्ध स्थान है, ये भी नगबेड़नी माता, वो भी ग्राम की रक्षिका देवी है। और इधर भी जिधर भी आप जाएंगे सही चतुर सीमाओं में देवताओं के मंदिर है, ऐसा ये प्रसिद्ध स्थान है। क्या बात है, क्या बात है रजनीश भैया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपने बताया है ये सारी प्रसिद्धि के बारे में, तो यहाँ पे लोग आए और सुदर्शन मंदिर के बोलते एक ही इकलौता मंदिर है जो छिंदवाड़ा जिले में, मध्य प्रदेश में, पूरे भारत भर में ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पे आना चाहिए लोगों को और दर्शन करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक आवाज जा रही है, अगर उनका आना इस तरफ होता है, कपुर्दा तक तो आते ही ज्यादातर दर्शन करने के लिए, थोड़ा सा और आगे तक आ जाए 9 किलोमीटर बीजावाड़ा, और इस मंदिर के एक बार जरूर उन्हें दर्शन का लाभ लेना चाहिए, दर्शन लाभ लेना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कोई ऐसी बात तो नहीं छूट रही है प्रसिद्धि की जो अपने ग्राम से हटके हो? और सरयू नदी के भांति ये नदी का जो आप देख रहे हैं, ये ग्राम की सरयू नदी है। जी जी। ऐसी सरयू माता ये हरकत है जो यहाँ घोगरी से निकली हुई है। भी यहाँ पर ये बेन गंगा की सहायक नदी है, बेन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारे ग्राम के किनारे से बहती है। ये हमारे 4 चांद लगाती थी ग्राम की सुंदरता में। वर्ष भर, आजकल तो यानी नहर का पानी छूटने, बांध का पानी उसमें आ गया है, इसलिए वर्ष भर पानी की स्थिति बनी रहती है। अभी गर्मी भर में सूखा न था, ये जो नदी है हमारे लिए सरयू का काम करती है। आपने बहुत अच्छी जानकारी बीजावाड़ा ग्राम के बारे में दी है। जरूर ये हमारी जो बातें हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो जरूर यहाँ पे दार्शनिक स्थल जैसे कपुर्दा धाम आते हैं दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भाई बीजावाड़ा भी आ जाएं वो, तो उनको यहाँ पे जो आपने प्रसिद्धि बताई तो सुदर्शन मंदिर के दर्शन भी कर लें वो। रजनीश भैया, ऐसा लग रहा है बात करते चले जाएं, पर संध्या माई भी जो है वो सर पे है, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, बहुत अच्छी बातें बताई, और काफी रोचक जो तथ्य हैं इस गांव से जुड़े हुए, इस गांव की संस्कृति से जुड़े हुए, उन तथ्यों को इन्होंने उजागर किया है। बहुत आनंद आता है ऐसे में, ऐसी वार्ता सुनने में, और बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। तो चलिए अब हम आप ही के ग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, संध्या माई हो रही है, तो हम और कुछ लोगों से मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि मंदिर है, शिव जी का मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी है, और भक्त लोग मंडली लगाकर बैठे हैं। तो क्यों ना हम चाह रहे हैं कि एक कार्यक्रम को सजाने के लिए पंडित जी आपकी आज्ञा हो तो एक आध हम भजन वगैरह या गीत वगैरह सुन लें। ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। भगवान के कार्य के लिए राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, मंडली का भी आनंद लें। बिल्कुल, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न उतर ही पा रहा है ना, इसलिए भगवान का नाम ही जिसके सारे हम अपनी जीवन की नैया को पार लगाते हैं। चलिए, आपने जो समय दिया हम आपको प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो रजनीश भैया, हाँ भैया, मंडली की आप बात कर रहे थे, तो बिल्कुल मेरा मन हुआ है कि एक आध गीत वगैरह सुन लिया जाए। बिल्कुल, अगर मंदिर में आए हैं और मंडली बैठी है तो गीत सुनने की तो बनती है ना। चलिए, तो अपन मंदिर चलते हैं, शिव मंदिर चलते हैं, वहाँ पे मंडली बैठी है, तो वहीं पे अपन गीत वगैरह सुनवाते हैं अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल भैया, बिल्कुल चलते हैं। देखिए, मंडली बैठी है, तो सबसे पहले इनका परिचय ले लें। परिचय ले लेते हैं भैया। सबसे पहले परिचय लेते हैं अपनी हारमोनियम वाले भैया से। जरा हारमोनियम बजाइए हम। ये देखिए, ये हारमोनियम लेके बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जी संतु भैया, मेरा नाम जी विनोद साहू है। विनोद भैया, चलिए विनोद भैया, ये आप हारमोनियम बजाएंगे और ढोलक पर आप हैं, क्या नाम है? युगल सनोडिया। जरा बजा के बताइए ना, कैसी बजा। हाँ, ये भी ढोलक बज गई। इधर मंजीरा के लिए बैठे, क्या नाम है आपका? बसंत डहरिया। बसंत भैया, मंजीरा आपने पकड़ लिया, मैं भी बजाता हूँ मंजीरा वैसे, हाँ, मगर आप बजाएंगे आज। आपका नाम? परशुराम सनोडिया जी। हाँ, परशुराम जी। और आपका नाम? श्याम कहार। आपका? राधे श्याम डहरिया। राधे श्याम जी। गिरजा। गिरजा जी। अच्छा, चलिए, बढ़िया। हमें एक कौन सा गीत सुनाने वाले हैं आप हमारे किसान भाइयों को? जी, हम राम भजन सुनाना चाहते हैं। राम जी का भजन? बहुत बढ़िया, स्वागत है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जरा धीरे, ओ जरा धीरे गाड़ी, हाँ को रे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी, हाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम। कैसे लेते मालूम है मुझको, जरा धीरे गाड़ी, हाँ को रे
वाले। गाड़ी तुम्हारी रंग रंगीरे पहिया लाल गुलाल। गाड़ी तुम्हारी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाल। बैठने वाले छल छबीले, बैठने वाले छल छबीले, हाकने वाले राम जरा धीरे गाड़ी हाको रे राम गाड़ी वाले। ओ जरा धीरे गाड़ी हाको रे। ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना था बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना था बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना था बड़ी दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए। पापी चक्के नाचूर जरा धीरे गाड़ी हाको रे राम गाड़ी वाले। ओ जरा धीरे गाड़ी हाको रे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। ओ मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाको रे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हाको रे राम वाले। चिड़िया रोवे चहक चहक कर बिछड़ गई मेरी जोड़ी। चिड़िया रोवे चहक चहक कर बिछड़ गई मेरी जोड़ी। चिड़िया रोवे चहक चहक कर बिछड़ गई मेरी जोड़ी। चिड़िया रोवे चहक चहक कर बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इन्हें जोड़ी तेने छोड़ी रे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे गाड़ी हाको रे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले। ओ मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया राम जी के चरणों में। क्यों रजनीश भैया कैसा लगा? भैया बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। ये सुन के इतना आनंद आया कि ऐसा लग रहा था कि सुनते चले जाओ। चलिए अब हम आप लोगों के ग्राम से बस विदा ले रहे हैं। आप सभी को हमारी राम राम। रजनीश भैया। हाँ संतोष भैया। चलिए देखिए अब निकल रहे हैं, मगर भाई ग्राम के सरपंच हैं तो भाई उनसे भी तो मिलना जरूरी है ना। बिल्कुल, सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं गांव के सरपंच साहब। चलिए उनके घर पे अपन चलते हैं। ऐसा लग रहा है घर तो खुला है, वैसे होंगे, गाड़ी भी खड़ी है घर में, है ना। चलिए भैया उनसे बात करते हैं, मिलते हैं तो। चलो चलते हैं। अरे सरपंच जी राम राम। राम राम जी। अरे वाह, आप ही सरपंच हैं क्या? जी हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? अनिल सनोडिया। अनिल सनोडिया जी। अच्छा कब से हैं आप सरपंच पे पद पे? 2022 से। यानी आपको 4 साल हो गया? जी हाँ। कैसा अनुभव रहा है आपका सरपंच के पद पर? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। लोगों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है और गाँव के विकास करने में रुचि है और लोगों का बड़ा सहयोग मिलता है। ये बताइए कौन कौन सी योजनाएं जो है अभी ग्राम के लिए चलाई जा रही है? शासन के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है जनहितैषी, वो सारी ग्रामवासियों को मिल
रही हैं, जिसमें लोगों को नल से पानी मिलना चाहिए। तो जल जीवन मिशन के तहत हमारे यहाँ काम हुआ है और इसके पहले भी अच्छा काम था, नल कनेक्शन गांव घर घर थे, लेकिन दुरुस्त होकर फिर से हुआ है। लोगों को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, जिन लोगों को राशन मिलना चाहिए राशन भी मिल रहा है। शासन के द्वारा ये योजना बनाई गई थी लाडली बहना, उसमें महिलाओं को भी मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सारी की सारी योजनाएं धरातल में लोगों को मिल रही हैं। तो भैया अच्छा अनुभव आपका रहा है 4 सालों का, जो आपने काम यहाँ करवाए हैं, तो उससे आपके जो क्षेत्रवासी संतुष्ट रहते हैं आपसे? देखो, संतुष्टि तो कभी हो नहीं सकती, चाहे जितना भी काम कर लो कम होता है ना। और मुझे भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन कि जितना शासन से फंड मिलेगा आप उतना ही काम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं। मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, जिससे कि हमारी बात हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया तक पहुँचे और जिले के मुखिया तक पहुँचे। और सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो खेत सड़क शासन के द्वारा बंद की गई है, हम 4 साल हो गए हैं, 4 साल में हमने गांव की एक भी खेत सड़क नहीं सुधार पाए। किसानों ने अपनी मेहनत से जो भी सुधारा है वो ही सुधार पाए हैं। अब क्या होता है कि काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी क्षेत्र होने के कारण किसान दलदल में वाहन से खेत भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो किसानों को बड़ी समस्याएं होती है। जो उन्नतशील किसान खेत पे चाहते हैं कि गन्ना लगाएं, सब्जी लगाएं, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण वो फसल नहीं लगा पाते। मैं तो ये मानता हूँ कि यदि किसानी का मुख्य आय का यदि स्रोत है और किसान को यदि उन्नत किसान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खेत सड़क मार्ग देना पड़ेगा कि लोग खेत सुलभता से पहुंच जाए, किसान अपनी फसल वहां से निकाल पाए। तो ये बड़ी कठिनाई है। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी ग्राम पंचायत, इसी प्रकार हमारे जिले की हजारों ग्राम पंचायत हैं जहां पे खेत सड़क की आवश्यकता है। दूसरी चीज, हमारी इतनी बड़ी नदी है, इसमें एक भी डैम नहीं है, तो स्टॉप डैम बन सकता बड़ा, जिससे कि पानी का संचय करके रोका जा सके, क्योंकि बड़ी लागत का काम है। मैं बार बार प्रशासन से निवेदन किया हूँ कि यहाँ एक बड़ा स्टॉप डैम बनाया जाए, जिससे कि पानी का संचय हो जाए, जिससे किसान उसका लाभ ले सकें। गर्मी में जैसे कि अभी पानी की बड़ी समस्या हो रही है, जल स्रोत बहुत नीचे चले गए हैं। चलिए देखिए, आपकी बात जो है शासन प्रशासन तक पहुंच रही है, जरूर वो आपकी बातों का अनुसरण करेंगे, क्यों रजनीश भैया? बिल्कुल, उनकी जो अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, शासन से, वो उसके ऊपर खरा उतरे प्रशासन। इनकी जो जनता की जो जरूरत है यहाँ पर, खासकर ग्राम वासियों, जैसे उन्होंने स्टॉप डैम की बात की, किसानों को खेती बाड़ी में लाभ मिल सके, हम ऐसी आशा करते हैं कि शासन इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसे ही आप ग्राम विकास के लिए कार्य करते रहें। और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे गाँव का चयन किया, इसके लिए आप लोगों की बहुत 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 धन्यवाद जी। आपको भी हमारी राम राम। राम राम। रजनीश भैया। हाँ संतु भैया। देखो, सरपंच जी से तो बात हो गई, अब अपन जाने वाले हैं। बिल्कुल। मुझे रास्ते में ऐसा लग रहा है कि कौन भैया आ रहे हैं, जरा इनसे बात कर लो जरा आप जरा। जी भैया। भैया राम राम। राम राम जी। क्या शुभ नाम भी आपका? पंकज तिवारी। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आप उप सरपंच भी हैं और साथ में किसान भी हैं जी, तो इन दोनों भूमिकाओं को कैसे निभाते हैं? ये खेती बाड़ी के साथ साथ उप सरपंच का जो मेरा पद है, दायित्व है, उसे आराम से निभा देते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी के बीच में काफी समय मिलता है, ऐसा नहीं कि अपन हमेशा खेत में ही रहते हैं। कौन कौन से दायित्व हैं जो तत्परता से निर्वाह करने के लिए समक्ष हैं आपके? गांव के अंदर भी अभी काफी सड़कें बनने की रह गई हैं। शासन से हमारा निवेदन है कि गांव को, हमारे गांव नहीं और भी दूसरे गांव, सभी गांव में जो गांव की सड़कें हैं वो भी बनना चाहिए, जिससे लोगों को अपने घर बने बस्ती में कीचड़ जो है वो ना रहे। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को जो आपको सुन रहे हैं? श्रोताओं से निवेदन है कि गांव की स्वच्छता के लिए, क्योंकि कोई प्रशासनिक सुविधा तो रहती नहीं है, जैसे नगर निगम या नगर पालिका में बहुत कर्मचारी रहते हैं, सब रहते हैं, वैसे पंचायत में ऐसा कुछ रहता नहीं है। हम गाँव वालों से निवेदन करते हैं कि अपने अपने घर के आजू बाजू खुद स्वच्छ रखें, साफ सफाई बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने हमसे की। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। राम राम। राम राम जी। अब अपने छिंदवाड़ा की ओर अपन के बढ़ने हैं, मगर अपन चलो तो ये भैया अपन के रोक के क्या कह रहे हैं, जरा उनसे बात कर लें। का चलो भैया। अरे राम राम जी। अरे भैया नमस्कार नमस्कार। अरे ये तो भैया अप टू डेट दिखा रहे हैं। जा बताओ, आपने हमके रोक के काहे की लाइन रोके आप? अरे भैया वो आप देखा, वो एक भैया से बात कर रहे थे। हाँ। और आपके हाथ में कुछ रिकॉर्डर जैसा दिख रहा था। हाँ। तो भैया मुझे बड़ा शौक है सोशल मीडिया में आने का। अरे वाह, अच्छा आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम नरेंद्र मौर्य है। क्या कर रहे हो आप? भैया मैं एक कंपनी में हूँ। अच्छा। किसान मित्र हूँ मैं। अच्छा, किसान मित्र हैं? जी हाँ। अरे वाह, किसान मित्रों का बड़ा योगदान रहता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज सलाह देते हैं, बहुत अच्छे उनके काम आते हैं। भैया मेरा खाद का काम है और किसानों को मैं जो कैसे संतुलित खाद डालना चाहिए उसके विषय में मैं जानकारी देता हूँ। जैविक खाद में भी किसानों को सोच समझ के और अच्छी कंपनी का जो जैविक खाद आता है उसका उपयोग करना चाहिए। पता चले कोई भी भलते गांव बेचने वाला आया, खरीद कर डाल दिया, रिजल्ट 0। तो जो सर्टिफाइड होती है और जो वास्तव में जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, ऐसी खाद का ही हमें उपयोग करना चाहिए।
चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सारे किसानों को आप समझाइश दें कि संतुलित मात्रा का उपयोग करें तो फसल भी बहुत बढ़िया होगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, हमेशा यही कोशिश रहेगी। राम राम। राम राम जी। चलते चलते मुझे लगता है किसान भाई और हमसे बात करने की बात। अरे भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या नाम है आपको? परसराम धनोड़िया जी। अरे परसराम भैया, एक बात जा बताओ कि खेती बाड़ी है का? हाँ जी, छोटी सी है, 5-6 एकड़ करीब है। अरे वाह, बहुत है, 5-6 एकड़ फिर भी अच्छी है। कौन सी फसल लेते हैं आप उसमें? भाई मक्का लेते हैं और दूसरी गेहूं की फसल लेते हैं बस। अच्छा, पानी की व्यवस्था है आपके पास? फुल व्यवस्था है। अच्छा उत्पादन मिलता है आपको? हाँ, अच्छा उत्पादन मिलता है, जितनी लागत लगाते हैं उसका उत्पादन मिलता है। चलो तो अब हम आपसे विदा ले रहे हैं, काहे की संध्या माई हो रही, हमके आकाशवाणी जाने हैं छिंदवाड़ा। आपको हमारी राम राम। राम राम भैया, राम राम। रजनीश भैया, ये रास्ता रोक के खड़े हो गए अपने आप। जी का नाम आपको? मदन तिवारी। अरे मदन भैया, आप हमारे रास्ता रोक के खड़े हो गए गाड़ी के आगे। अभी हमके विदा लेने हैं सब किसान भाइयों से। आकाशवाणी आज आपके ग्राम में आई है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग छिंदवाड़ा से यहाँ तक हमारे ग्राम में इतनी दूर आए हो। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ फलदार भी और फूल वगैरह हो में, तो ये बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा किसानों को। जाम की फसल है, जाम की फसल है, पपीते वगैरह ये लगाएं तो इससे अच्छा आवक होगी किसानों को। और गुलाब के फूल है, गेंदे के फूल हैं, इनसे भी किसानों को मैं सजेशन देना चाहता हूँ संतु भैया कि ये अपने खेतों में, बाड़ियों में सब्जी वगैरह लगाएं तो इसको भी किसान को लाभ मिलेगा। मैं भी अभी अपने घर के पीछे में कुछ आम के झाड़ लगाया, जाम के लगाया, पपीते के लगाया, जिससे कि बहुत अच्छा है। और शिवजी की बेलपत्ती के भी झाड़ लगाया अभी। चिड़ियों के लिए पानी भी रखे। मैं ये भी किसानों से अपने बहुत बढ़िया है कि झाड़ों पे एक खुट्टी बना के ऐसा परैया टाइप में तो पक्षी भी, अब मैं देखता हूँ सवेरे सवेरे जब पानी रखता हूँ तो उसमें चिड़िया भी अपने पीते रहती हैं, चहकते रहती हैं। इससे बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे ही आप पशु पक्षियों की सेवा करते जाइए और बढ़िया फलदार पौधों से उत्पादन लीजिएगा, अतिरिक्त आय के साधन बनाइएगा। आपने जो हमसे बात कही है कार्यक्रम के लिए, हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी किसान भाई की तरफ से आपको हमारी राम राम। राम राम संतु भैया। भैया देखो, ग्राम के सारे लोग अब इकट्ठे हो गए। बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं और इसे विदा लेने का समय देखो, सबसे तो बात करने का हमको समय अब नहीं है, तो अब चलन की बारी है, तो सबको राम राम कह लेते हैं भैया ना। तो चलिए आप सभी को कह रहे हैं संतु भैया और रजनीश भैया की राम राम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।